द्वितीयक समंकों के स्रोत, अर्थात जो द्वितीयक समंक हैं या जो सेकेंडरी डेटा हैं उसके कौन कौन से स्रोत हैं, आज इस वीडियो में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो द्वितीयक समंकों के स्रोत को जानने से पहले यह भी हमें आ जाना चाहिए कि समंक कितने प्रकार के होते हैं। तो समंक दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राथमिक समंक, प्राइमरी डेटा, और दूसरा है द्वितीयक समंक, सेकेंडरी डेटा। प्राथमिक समंक किस ढंग से संकलित किए जाते हैं, उनके कौन कौन से तरीके हैं, यह मैं पहले ही बता चुका हूं। और आज हम यहां पर जानेंगे कि द्वितीयक समंक किन किन स्रोतों से प्राप्त किए जा सकते हैं, या द्वितीयक समंकों के कौन कौन से स्रोत होते हैं। तो स्रोतों को जानने से पहले यह जान लेते हैं कि द्वितीयक समंक किसे कहते हैं। तो वे समंक या आंकड़े द्वितीयक समंक कहलाते हैं जो किसी अनुसंधानकर्ता द्वारा पहले से ही इकट्ठा एवं प्रकाशित किए हुए होते हैं और दूसरा अनुसंधानकर्ता उनका उपयोग अपने अनुसंधान में करता है। तो ऐसे समंक या आंकड़े द्वितीयक समंक कहलाते हैं, सेकेंडरी डेटा कहलाते हैं। तो ये तो संक्षेप में परिभाषा हो गई द्वितीयक समंक किसे कहते हैं। अब चलते हैं कि द्वितीयक समंकों के स्रोत पर, कि द्वितीयक समंक कहां कहां से प्राप्त हो सकते हैं कि जो उनका उपयोग करना चाहता है। तो टॉपिक यहां पे है कि द्वितीयक समंकों का संकलन, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा, या इसको हम कह सकते हैं और लिखा है अथवा द्वितीयक समंकों के स्रोत, सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो जो द्वितीयक समंक हैं इसके जो स्रोत हैं इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। पहले भाग में आता है प्रकाशित स्रोत और दूसरे भाग में आता है अप्रकाशित स्रोत। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाशित स्रोत और उसके बाद पढ़ेंगे अप्रकाशित स्रोत, और उसके बाद पढ़ेंगे आगे जाके कि यदि कोई अनुसंधान करता द्वितीयक समंकों का उपयोग करता है तो उसे किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानियां उसको बरतनी चाहिए। तो प्रकाशित स्रोत किस स्रोत को कहेंगे? प्रकाशित स्रोत जैसे अखबार आता है, जो भी अखबार आप पढ़ते हैं, देखते हैं या आपने सुना है, तो वह प्रकाशित स्रोत हुआ, क्योंकि वह छप के आ रहा है, प्रिंट होके आ रहा है। चाहे दैनिक जागरण आ रहा है, राष्ट्रीय सहारा आ रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया आ रहा है, हिंदुस्तान आ रहा है, तो इस प्रकार से ये प्रकाशित स्रोत कहलाते हैं। जैसे कोई किताब है, वो कैसा है? वो प्रकाशित स्रोत है, क्योंकि वो छापा गया है, उसकी स्पेशल बुक निकाली गई है। तो प्रकाशित स्रोत में वह सभी स्रोत आएंगे जिनमें आंकड़े प्रिंटिंग किए जाते हैं, प्रिंट किए जाते हैं, छापे जाते हैं, वो प्रकाशित स्रोत कहलाते हैं। और अप्रकाशित स्रोत में वे स्रोत आते हैं कि जिसमें आंकड़ों को किताब के रूप में, मैगजीन के रूप में, पत्रिका के रूप में नहीं छापा जाता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि प्रकाशित या प्रकाशन का अर्थ क्या होता है और अप्रकाशन का अर्थ क्या होता है। तो अब यहां पे लिखा है मेरा कि द्वितीयक समंकों के स्रोत। तो द्वितीयक समंकों के दो स्रोत हैं, बता चुका हूं। पहला है हमारे पास प्रकाशित स्रोत, पब्लिश्ड सोर्सेज, और दूसरा है अप्रकाशित स्रोत, अनपब्लिश्ड सोर्सेस। तो सबसे पहले आता है नंबर 1 पे प्रकाशित स्रोत। पहले बता चुका हूं कि प्रकाशित स्रोत कौन कहलाते हैं? कि जो छापे जाते हैं, जिनकी प्रिंटिंग की जाती है, जिनकी बुक निकाली जाती है, जिसको अखबार के रूप में निकाला जाता है, पत्रिका के रूप में निकाला जाता है, जैसे प्रतियोगिता दर्पण के रूप में, योजना पत्रिका के रूप में, या और भी रूप हो सकते हैं कि जो कि प्रिंट रूप में आते हैं, हार्ड कॉपी के रूप में आते हैं। क्योंकि आज जो आंकड़े हैं वो प्रिंटिंग ही नहीं, वो सॉफ्टवेयर के रूप में भी आ रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रकाशित स्रोत में हम जान लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन। अंतरराष्ट्रीय
कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर कुछ ऐसे संगठन हैं जिनके द्वारा आंकड़ों का प्रकाशन किया जाता है, अर्थात ये आंकड़े इकट्ठा भी करते हैं और छापने का काम भी करते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन में कौन कौन से आंकड़े छापने का काम करते हैं, जैसे कुछ उदाहरण लिए गए हैं। विश्व बैंक की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, विश्व बैंक अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है जिसका नाम है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट, जिसमें विश्व विकास से संबंधित आंकड़े छापे जाते हैं। इसके अलावा IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की भी वार्षिक रिपोर्ट आती है, उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इसमें भी विश्व भर के विभिन्न देशों की विकास की क्या प्रगति है उससे संबंधित डेटा या आंकड़े इसमें छापे जाते हैं। अगला है आसियान। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, तो इसके द्वारा भी आंकड़े छापे जाते हैं। इसी प्रकार से जो सार्क है, यह दक्षिण एशिया के देशों का संगठन है, जिसमें भारत भी है, तो पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है, तो इसके द्वारा भी क्या होता है कि आंकड़े छापे जाते हैं। इसके अलावा UN अर्थात यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्टैटिस्टिकल ईयर बुक निकलती है, तो उसमें भी आंकड़े छापे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ उदाहरण हैं अंतरराष्ट्रीय प्रकाशनों के, कि जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आंकड़े इकट्ठा करते हैं और उनको छापने का काम भी करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से ये तो हो गया आपका अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन। उसके बाद आता है सरकारी प्रकाशन, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। सरकार क्या करती है, अर्थात सरकार के विभिन्न मंत्रालय, चाहे केंद्र सरकार है, चाहे राज्य सरकार है, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा, विभिन्न जो मिनिस्ट्रीज हैं, उनके द्वारा आंकड़ों का संकलन किया जाता है, फिर उनको पब्लिश किया जाता है। तो उसमें सरकारी प्रकाशन में यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक का बुलेटिन जारी होता है, जिसमें मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति अर्थात साख संबंधी जो टॉपिक होते हैं उसके आंकड़े इसमें बताए जाते हैं। इसी प्रकार से जनगणना 2011, क्योंकि भारत की जो जनगणना 2011 में हुई थी, क्योंकि उसको 21 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हुआ, इसलिए यहां पर मैंने लिख दिया जनगणना 2011। तो जनगणना 2011 के जो आंकड़े वो किसने इकट्ठा किए, उस सरकार ने इकट्ठा किए। और यदि कोई अनुसंधान करता, उनका प्रयोग करता है, उनसे डेटा लेता है कि विभिन्न राज्यों की जनसंख्या कितनी है, उसमें कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, ठीक है, 6 से नीचे कितने हैं, ऊपर कितने हैं, वृद्ध कितने हैं। तो इस प्रकार का डेटा जनगणना में आता है, तो ये भी सरकारी प्रकाशन है, ठीक है। इनको सरकार क्या करती है, छापने का काम करती है। इसी प्रकार से पंचवर्षीय योजना का प्रारूप, भारत के अंदर 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं। तो पंचवर्षीय योजनाओं में जो डेटा बनता है, अर्थात जो जो योजनाएं बनाई गई, उनके विकास का क्या क्या लक्ष्य था, उन पर कितना पैसा खर्च हुआ, उन्होंने कितना विकास प्राप्त किया, तो वह जो रिपोर्ट होती है वो पंचवर्ष योजना का प्रारूप होता है, वो भी प्रिंट रूप में होती है, तो ये सरकारी प्रकाशन है। इसी प्रकार से आर्थिक सर्वेक्षण, भारत सरकार क्या कराती है, आर्थिक सर्वेक्षण कराती है, तो वह भी कैसे होता है, वो भी प्रिंट किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, तो इस प्रकार से ये सरकारी प्रकाशन हो गए। तो सरकारी प्रकाशनों के बारे में मैंने आपको बता दिया, और कुछ हमने मौखिक बताए, जैसे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा छापे जाने वाले आंकड़े, जैसे वित्त मंत्रालय के द्वारा, जैसे बजट है, तो बजट के आंकड़े आते हैं प्रतिवर्ष, और तो इस प्रकार से ये छापे गए आंकड़े जो होंगे ये सरकारी प्रकाशन के अंतर्गत आएंगे। अगला चलते हैं, आयोग और समितियों की रिपोर्ट। सरकार क्या करती है, विभिन्न समस्याओं के लेकर या विभिन्न सुधारों को लेकर विभिन्न समितियों और आयोगों का गठन करती है, और वो आयोग और समितियां क्या करती हैं, वह डाटा इकट्ठा करती हैं, डेटा इकट्ठा करती हैं, उसका प्रकाशन करती हैं, और उसी के आधार पर सरकार क्या करती है, आगे निर्णय लेती है। जैसे वित्त आयोग की रिपोर्ट, यह
रंगराजन समिति हो गया, इसी प्रकार से केलकर समिति हो गया, ये नरसिम्हन समितियां, इस प्रकार की जो समितियां हैं यह भारत सरकार के द्वारा बनाई गई हैं। तो इनके द्वारा भी जो रिपोर्ट जारी की जाती है वह प्रकाशित स्रोत के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट लेते हैं अर्ध सरकारी प्रकाशन। अर्ध सरकारी जो न तो पूर्ण प्राइवेट है और न पूर्ण सरकारी है, ऐसे संगठन कहलाते हैं अर्ध सरकारी, मतलब आधा भाग इसमें सरकार का है। ओके, जैसे नगर निगम है, महानगर निगम है, लिखा नहीं यहां पे, मैंने नगर निगम ही लिखा है। नगर निगम से और बड़ा होता है महानगर निगम, जैसे मुंबई महानगर निगम। इसी प्रकार से नगर पालिकाएं, नगर पंचायत, जिला पंचायत की रिपोर्ट, अर्थात विभिन्न जो हमने यहाँ पे ये निगम और पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें, जिला पंचायतें, ग्राम पंचायतें, इनके द्वारा भी रिपोर्ट अर्थात विभिन्न आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं अपने नगर के, अपने शहर के, जहां तक उनका क्षेत्र आता है, और उनका प्रकाशन किया जाता है। तो इसमें वो मुख्य रूप से कौन सा डेटा आता है, जैसे नगर पालिका है तो कितने लोगों ने जन्म लिया, कितने नए बच्चों ने जन्म लिया तो उनका रजिस्ट्रेशन होता रहता है, कितने लोगों की डेथ हुई, स्वास्थ्य के आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। इसी प्रकार से शिक्षा के आंकड़े भी इकट्ठा किए जाते हैं कि शहर के अंदर कितने स्कूल हैं, कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने नहीं पढ़ रहे हैं। इस प्रकार स्वच्छता के ऊपर भी रिपोर्ट आती है। ठीक है, नगर के अंदर कितने भवन बने हैं उनकी भी रिपोर्ट आती है कि कितने भवन पुराने हैं, कितने नए हैं। ओके, नगर का कुल क्षेत्रफल कितना है, ये कितने विस्तार की योजना हमें बनानी चाहिए। तो समस्त प्रकार का जो डेटा आता है, इस प्रकार से ये अर्ध सरकारी प्रकाशन में आते हैं, जैसे नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, यह अर्ध सरकारी प्रकाशन के अंतर्गत आते हैं। ओके, लेकिन नगर निगम के द्वारा आंकड़े छापे गए तो यह अर्ध सरकारी प्रकाशन का उदाहरण है। तो ये तमाम अर्ध सरकारी प्रकाशन हुए। अगली बात आती है 5 पे, शोध संस्थानों के प्रकाशन। कुछ शोध संस्थान होते हैं, कुछ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो रिसर्च करते हैं, उसके बाद जिस नतीजे पे पहुंचते हैं उन आंकड़ों को छापने का काम करते हैं। तो उसमें कौन कौन से, जैसे विश्वविद्यालयों के शोध पत्र, जैसे जो यूनिवर्सिटियां हैं उनके अनेक डिपार्टमेंट है, अलग अलग विभाग है, उनके द्वारा विभिन्न विषयों पर शोध किया जाता है। जैसे हमने केमिस्ट्री लिया, फिजिक्स लिया, बायोलॉजी लिया, तो यदि इन विषयों पर शोध कार्य किया जाता है और उनके आंकड़ों का प्रकाशन किया जाता है तो यह विश्वविद्यालय के शोध पत्र कहलाते हैं। इसी प्रकार से आता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, तो इस प्रकार से इसको इंग्लिश में कहेंगे NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। यह क्या करता है, गरीबी के बारे में आंकड़ों को एकत्र करने का काम करता है, फिर उनको प्रकाशित करता है। ओके, तो इस प्रकार से राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, पहले इसको संगठन कहते थे, अब इसका नाम बदल के हो गया कार्यालय। ओके, अगला आता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, पहले इसका नाम भी संगठन था, अब कार्यालय हो गया। तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय क्या करता है, भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को इकट्ठा करने का काम करता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय कितनी है, विभिन्न वर्गों के बीच राष्ट्रीय आय का वितरण किस किस प्रकार का है, तो इस प्रकार से ये जो यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण लिए, ये हैं शोध संस्थाओं के प्रकाशन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 6 पॉइंट पे, व्यापारिक संस्थाओं की प्रकाशन। व्यापारिक संस्थाएं, तो व्यापारिक संस्थाएं अनेक है देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर अनेक व्यापारिक संस्थाएं होती हैं जो क्या करती है, वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन करने का काम करती है। उदाहरण लेते हैं, जैसे रिलायंस जियो है। रिलायंस जियो है तो रिलायंस जियो प्रति वर्ष क्या करता है, अपने मुनाफे का, कि उसने कितना लाभ कमाया, उसने किन किन सेक्टरों में कहां कहां तक अपनी मोबाइल सेवा पहुंचाई है, तो उसका डेटा क्या करता है, प्रकाशित करता है, लोगों के सामने रखता है। तो इस प्रकार से रिलायंस जियो, ऐसे ही एयरटेल भी करती है, ऐसे ही वोडाफोन इंडिया भी करता है। ओके, इसी प्रकार से मारुति सुजुकी जो कंपनी है, वाहन बनाती है, तो भी वाहनों के आंकड़े जारी करती है, क्रय विक्रय के आंकड़े, जो उसने खरीदा माल, जो उसने बेचा,
किन किन देशों को बेचा, कितना बिका, कितना बैलेंस रह गया। तो इन सारे आंकड़ों को, ठीक है, कि मारुति सुजुकी कंपनी भी इसको क्या करती है, प्रकाशित करती है। टाटा मोटर्स है तो ये भी ऐसा ही काम करती है, डाटा इकट्ठा करती है, ठीक है, अपने उद्योग से संबंधित, और उसको प्रकाशन करती है। इसी प्रकार से बैंकों की बात की, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आती है। इसी प्रकार से पीएनबी की रिपोर्ट आती है। जितने भी भारत में व्यापारिक बैंक हैं वे भी क्या करते हैं, आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, जिन्हें हम समंक कहते हैं। उन आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उनको छाप देती हैं, जिसको प्रकाशन कहते हैं, पब्लिकेशंस कहते हैं। इसी प्रकार से फिक्की है, तो फिक्की भी क्या करता है, आंकड़े इकट्ठा करता है और उनको छापने का काम करता है। इसी प्रकार से भी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी क्या करता है, आंकड़ों को इकट्ठा करता है। भारतीय शेयर बाजार के, ठीक है, यह विश्व शेयर बाजार के आंकड़ों से तुलना करेगा तो आंकड़ों को पहले इकट्ठा करेगा और उसके बाद प्रकाशन करेगा, छापता है। तो इस प्रकार से ये कुछ उदाहरण हैं व्यापारिक संस्थाओं के प्रकाशन के। अब अगला आता है समाचार पत्र। समाचार पत्रों से हर व्यक्ति, हर बच्चा वाकिफ रहता है कि आपके शहर में कौन सा अखबार आता है। तो प्रत्येक अखबार में एक आर्थिक पृष्ठ भी आता है कि जिसमें आर्थिक समाचार आते हैं, उद्योग जगत के, व्यापार जगत के, विदेशी व्यापार के, ठीक है, और ये शेयर बाजार के, या जो हमारा सोना है, चांदी है, उसका कितना भाव ऊपर गया, कितना नीचे गया, प्रत्येक दिन आता रहता है, ठीक है। तो समाचार पत्र और पत्रिकाएं, समाचार जो पत्र होता हो तो वो डेली छपता है, तो जो पत्रिकाएं होती हैं कुछ साप्ताहिक होती हैं, कुछ 15 दिन में छपती हैं और कुछ महीने में छपती हैं, हो सकता है कोई 6 महीने में छपती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी प्रकाशित स्रोत के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि ये छापे जाते हैं, ये हार्ड कॉपी के रूप में आपके पास आते हैं। जैसे इकोनॉमिक टाइम्स डेली निकलता है, इंग्लिश का समाचार पत्र है, तो इसमें बिजनेस, व्यापार से संबंधित आंकड़े छापे जाते हैं। इसी प्रकार से कॉमर्स है, साप्ताहिक पत्रिका है। इसी प्रकार से बिजनेस स्टैंडर्ड है। इसी प्रकार से योजना नाम की पत्रिका निकलती है, तो ये भी आंकड़ों को क्या करती है, पहले इकट्ठा करेगी, उसके बाद उनका प्रकाशन करेगी। तो इस प्रकार से 1 से लेकर और 7 नंबर तक ये मुख्य प्रकाशित स्रोत हैं। किस चीज के हैं, यहां पे लिखा है द्वितीयक समंकों के स्रोत। तो ये प्रकाशित स्रोत हैं जो कि पहले इकट्ठा किए जाते हैं और उसके बाद इनको छापा जाता है। अब इसके बाद आता है, अर्थात प्रकाशित स्रोत के बाद कुछ समंक ऐसे रह जाते हैं जिनको इकट्ठा तो करते हैं लोग, जो अनुसंधान करता है, व्यक्तिगत अनुसंधान करता है, वो इकट्ठा तो कर लेता है लेकिन वो छापता नहीं है। हो सकता है कि उसको नहीं लगता है कि इनको मुझे छापना चाहिए, या बड़े स्तर पर छापने के लिए उसके पास पैसा नहीं है कि वो पूरी बुकलेट छाप दे और उसके बाद मार्केट में वो बिक जाए, तो इसलिए वो छापता नहीं है। सरकार के पास भी ऐसा डेटा होता है कि जो प्रकाशित नहीं होता है वो गोपनीय दस्तावेज होते हैं, उनको छापने का काम सरकार नहीं करती है। अब जैसे रक्षा मंत्रालय का है तो बहुत सारे गोपनीय दस्तावेज है, उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता है, भले वो छापे रहते हैं, वह रक्षा मंत्रालय के पास रहेंगे या पुलिस के पास जो डेटा है वो भी प्रकाशित नहीं किया जाएगा। तो दूसरे नंबर पर हम देखते हैं प्रकाशित स्रोत के बाद अप्रकाशित स्रोत। अप्रकाशित स्रोत में वे स्रोत आते हैं अर्थात जिन आंकड़ों को बुकलेट के रूप में, किताब के रूप में, अखबार के रूप में छापा नहीं जाता है। कोई व्यक्ति जो इकट्ठा करेगा तो हाथ से लिख के करेगा, लेकिन एक किताब के रूप में नहीं निकालेगा उसको, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि अप्रकाशित स्रोत निजी व्यक्तियों द्वारा निजी उपयोग के लिए एकत्रित आंकड़े जिनका वे प्रकाशन नहीं करते, जिनको वो छापते नहीं है, वह अप्रकाशित स्रोत कहलाते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से निजी व्यक्ति, मतलब जैसे मैं हूं और मैं आंकड़े इकट्ठा करता हूं विभिन्न फसलों के, अपने गांव के इकट्ठा किया, मैं जानना चाहता हूं कि हमारे गांव में किन किन फसलों का उत्पादन होता है, रबी में कितना होता है, खरीफ में कितना हो, जायद के अंदर क्या होता है, ठीक है, और उसको मैं छापता नहीं हूं, अपने पास रखा मैंने। तो इस प्रकार से ये अप्रकाशित स्रोत के अंतर्गत आएगा। और इस प्रकार निजी व्यक्तियों के अलावा सरकार के पास भी रहता है कि सरकार इकट्ठा तो कर लेती है लेकिन उनको सार्वजनिक नहीं करती है, क्योंकि सार्वजनिक करने से गोपनीयता खत्म हो जाएगी। सरकार की गोपनीयता अर्थात वही दस्तावेज जो कि देश के लिए अति महत्वपूर्ण है, और यदि उनको सार्वजनिक कर दिया जाए
तो देश की जो सुरक्षा है वो खतरे में पड़ सकती है। तो इसलिए सरकार उनका प्रकाशन नहीं करती है, लोगों को नहीं बतलाती है। तो इस प्रकार से यह प्रकाशित स्रोत हो गया। तो इस प्रकार से द्वितीयक समंकों के जो स्रोत हैं वो दो हैं, एक है प्रकाशित स्रोत और एक है अप्रकाशित स्रोत। अब इसके बाद बात आती है कि यदि कोई अनुसंधान करता, जितने हमने स्रोत बताए इनमें से किसी भी संगठन के, किसी भी संस्था के आंकड़ों का या समंकों का अपने शोध में अपने उपयोग के लिए प्रयोग करता है, तो वो डायरेक्ट आंख बंद करके करेगा तो उसका जो रिसर्च है, अनुसंधान है, वो गलत भी हो सकता है। इसलिए वो जिस डेटा को इकट्ठा करता है, द्वितीयक समंकों से करता है, तो उसको उसका यूज करने से पहले कुछ सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। उसका उपयोग कब कर सकता है, कब उसके लिए फायदेमंद हो सकता है, जबकि वो क्या करे, द्वितीयक समंकों के उपयोग में सावधानी को बरतें, उनको परखें, उनको जाने कि ये किस व्यक्ति ने, किस संगठन ने ये आंकड़े इकट्ठा किए हैं। पता चला कि किसी गलत आदमी ने आंकड़े इकट्ठा कर रखे और मैंने उनका उपयोग कर दिया, पता चला वो सब झूठे के झूठे निकल गए, तो पूरा अनुसंधान क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसके लिए कौन कौन सी सावधानियां बताई गई हैं, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ, पहला पूर्व अनुसंधानकर्ता की योग्यता और अनुभव, यानी कि द्वितीयक समंक क्या होते हैं कि पहले से इकट्ठा किए हुए होते हैं, ठीक है, और अगला व्यक्ति उनका उपयोग करता है। तो उसको क्या देखना चाहिए, यदि वो उपयोग करता है उनके डेटा का, तो उसकी योग्यता देखनी पड़ेगी भाई, कि जिसने इसको इकट्ठा किया है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या जो उसने आंकड़े इकट्ठा किया क्या वह इस लायक है, क्या उसको इस बात की जानकारी है पूरी पूरी। तो इस प्रकार से उसकी क्वालिफिकेशन उसको पता होनी चाहिए, उसकी योग्यता पता होनी चाहिए। और योग्यता यदि पता हो जाए कि हाँ भाई ये क्या है, विश्वसनीय संगठन है, विश्वसनीय व्यक्ति है, इसके पास क्या है, ज्ञान है, स्किल है, इसके पास कौशल है और अनुभव इसके पास है, आंकड़ों को इकट्ठा करने का लंबा अनुभव इसके पास है, तो फिर अनुसंधान करता इन द्वितीयक समंकों का यूज कर सकता है अपने अनुसंधान में। ओके, और यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो उसका अनुसंधान जो रिसर्च करना चाह रहा है, यदि डिग्री कॉलेज का कोई बच्चा, ठीक है, पीएचडी कर रहा है और वह किसी भी डेटा का इस्तेमाल करता है और बिना सोचे समझे कर देता है, तो उसका जो शोध है वो गलत भी निकल सकता है। ओके, इसलिए जिस डेटा का इस्तेमाल कर रहा है उस अनुसंधानकर्ता की योग्यता को जान लेगा, ठीक है, पता चलेगा अनपढ़ व्यक्ति ने इकट्ठा कर लिए तो फिर तो गया भैंस पानी में। तो इसलिए उसकी योग्यता अनुभव के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए आंकड़ों को यूज करने से पहले। अगला देखना है एकत्रीकरण की विधि, कि डेटा जो इकट्ठा किया गया है वो किस विधि से इकट्ठा किया गया है, कि प्रश्नावली विधि से इकट्ठा किया गया है या प्रत्यक्ष अनुसंधान विधि से इकट्ठा किया गया है या अप्रत्यक्ष मौखिक विधि से इस्तेमाल किया गया है, अर्थात किस ढंग से इस्तेमाल किया गया है और उसे कौन सी रीति का आंकड़ा चाहिए। तो इसलिए वह एकत्रीकरण की विधि को भी जान लेगा, ये सावधानी उसको रखनी है। अगला है उद्देश्य और क्षेत्र, क्योंकि डेटा जब इकट्ठा करना है तो जो बायोलॉजी का स्टूडेंट है, पीएचडी कर रहा है, तो उसे बायोलॉजी का डेटा चाहिए, ठीक है, तो और उसने ज्योग्राफी का ढूंढ लिया, तो फिर ज्योग्राफी के आधार पर बायोलॉजी का रिजल्ट नहीं आने वाला है, उसका रिसर्च पत्र जो है वो गलत हो जाएगा, शोध पत्र। इसलिए उसे ये देखना पड़ेगा कि उसको यदि बायोलॉजी का डेटा चाहिए तो उसे ये देखना पड़ेगा कि बायोलॉजी का डेटा ही उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए देखना पड़ेगा कि जो आंकड़े इकट्ठा किए गए उनका उद्देश्य क्या था और किस क्षेत्र से वो इकट्ठा किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट तुलना, तुलना करेगा। यदि बायोलॉजी का स्टूडेंट माना कि जूलॉजी से कर रहा है, बॉटनी से कर रहा है रिसर्च, तो उसे ये देखना पड़ेगा कि यदि 5 लोगों ने, 5 संगठनों ने डेटा का इकट्ठा कर रखा है उसी विषय से संबंधित, तो तुलना करेगा कि किसका डेटा अच्छा है, मतलब किसका डेटा ज्यादा बेहतर है, ज्यादा शुद्ध है, सत्यता के बारे में बताता है। तो एक दो को देखेगा, कोई ज्यादा अंतर तो नहीं आ रहा है। यदि अंतर आता है, यदि एक का बिल्कुल अलग आ रहा है और 4 का बिल्कुल ठीक आ रहा है, तो चारों में से किसी का भी यूज कर सकता है। इसलिए उसे बहुत सारे संगठनों या व्यक्तियों के द्वारा इकट्ठा किए गए आंकड़ों
की तुलना करनी पड़ेगी। यदि तुलना नहीं करेगा तो फिर उसका जो रिसर्च है या अनुसंधान वो गलत हो जाएगा। अगला है शुद्धता भी देखेगा वो कि जो डेटा इकट्ठा हुए हैं उनमें वो सही है कि नहीं है, तो शुद्धता की पहचान करनी पड़ेगी उसको। तो शुद्धता की पहचान कब होगी? वो जब बहुत सारे संगठनों के डेटा एक ही विषय के ऊपर देखेगा। ओके, इसी प्रकार से है संकलन का समय और परिस्थितियां, ये भी देखना पड़ेगा कि जो आंकड़े इकट्ठा किए गए हैं वो किस समय के हैं। यदि कोई आपदा प्रबंधन के आंकड़े इकट्ठा करना चाहता है, आपदा प्रबंधन के आंकड़े इकट्ठा करना चाहता है, ठीक है, तो उसका समय देखना पड़ेगा। भाई ये आपदा प्रबंधन के आंकड़े कब के हैं? पता चला कि वो 15वीं शताब्दी के हैं, तो 15वीं शताब्दी के और हमारी अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, तो फिर डेटा बहुत पुराना हो जाएगा, तुम्हें नई डेटा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए देखना पड़ेगा कि कब के वो आंकड़े इकट्ठा किए हुए हैं और किन परिस्थितियों में इकट्ठा किए हुए हैं। ठीक है, ये भी देखना पड़ेगा किन परिस्थितियों में, कि उस समय स्थिति कैसी थी, देश की कंडीशन कैसी थी, तो परिस्थितियां भी देखनी पड़ेंगी। इसी प्रकार से आंकड़े यदि का संकलन, यदि लड़ाई के समय ये दो देशों के बीच जंग चल रही है, दो देशों के बीच तनाव है और उस समय डेटा इकट्ठा कर रखा है उसने, ठीक है, और शांति काल आ गया, तो फिर अशांति काल का डेटा जो होगा वो शांति काल के डेटा के लिए क्या हो जाएगा? ठीक नहीं होगा। तो अनुसंधानकर्ता ये भी देखेगा कि डेटा का समय, संकलन का समय कब था और किन परिस्थितियों में वह इकट्ठा किया गया और वर्तमान में मुझे किन परिस्थितियों का डेटा चाहिए। तो इस प्रकार से ये सावधानियां उसको रखनी हैं, जो क्या करता है? द्वितीयक समंकों का उपयोग अपने अनुसंधान में करता है। और यदि ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा? जो अनुसंधान वो कर रहा है उसका डेटा जो है गलत हो जाएगा, और जब गलत हो जाएगा तो उसका पूरा शोध ही क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना उसको बहुत जरूरी है। तो एक बार पुनः देख लेते हैं कि कहां से हमने शुरुआत की थी। हम बता रहे थे आपको द्वितीयक समंकों का संकलन, या इसी को हम कह सकते हैं द्वितीयक समंकों के स्रोत, कि जो द्वितीयक समंक हैं उसके कौन से स्रोत हैं, वे उसके कौन से स्रोत हैं। तो इसके जो स्रोत हैं, सोर्सेज, उनको दो भागों में बांटा जाता है। एक आता है प्रकाशित स्रोत, पब्लिश्ड सोर्सेज, दूसरा आता है अप्रकाशित स्रोत, अनपब्लिश्ड सोर्सेज। प्रकाशित स्रोत जो कि छापे जाते हैं, पहले इकट्ठा करेंगे फिर उसको छापेंगे, तो उसमें अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन, दूसरा सरकारी प्रकाशन, तीसरा आयोगों और समितियों की रिपोर्ट, चौथा अर्ध सरकारी प्रकाशन, पांचवां शोध संस्थाओं के प्रकाशन, छठवां व्यापारिक संस्थाओं के प्रकाशन, सातवां समाचार पत्र और पत्रिकाओं के द्वारा यह उनका जो प्रकाशन होता है। ये सारे के सारे जो ये प्रकाशन है, ये सारे के सारे कहलाते हैं प्रकाशित स्रोत। और प्रकाशित स्रोत के बाद दूसरा आता है अप्रकाशित स्रोत, जो हमने यहाँ पे बताया आपको, और साथ में बताया कि द्वितीयक समंकों का सीधा यूज नहीं करते हैं, उसको पहले परखा जाता है, जांचा जाता है। तो कौन कौन सी चीजें जांचनी और परखनी है, ये चीजें मैंने आपको यहां पर बताई। तो इस प्रकार से ये हमारा पूरा का पूरा जो टॉपिक हो गया, ये हो गया द्वितीयक समंकों के स्रोत।